हेलो एवरीवन, मैं हूं अन्ना और आप देख रहे हैं अन्ना बोलेगा। तो आज हम बात करेंगे केजीएफ चैप्टर 2 के बारे में। मैंने अभी रिसेंटली देखी है और मुझे बहुत अच्छी लगी। जिन्होंने केजीएफ 1 नहीं देखी है, प्लीज़ पहले आप केजीएफ 1 देख लीजिए, वरना आपको 2 की स्टोरी बिल्कुल नहीं समझ में आएगी। ये बहुत रिलेटेड है एक दूसरे से। पार्ट वन को थोड़ा सा मैं आपको समझा देना चाहूँगा ताकि आपको पार्ट टू समझ में आ जाए। तो मूवी कुछ ऐसे है कि सूर्यवर्धन नाम के एक आदमी ने गवर्नमेंट से कोलार गोल्ड फील्ड्स को किराए पे लिया है। 99 ईयर्स के लिए लीज पे लिया है ताकि वो वहाँ पे चूना पत्थर की माइनिंग कर सके। असल में किसी को नहीं पता होता है सिवाय सूर्यवर्धन के कि वहाँ पे सोना होता है, इसलिए इस फिल्म का नाम कोलार गोल्ड फील्ड या शॉर्ट में केजीएफ है। सूर्यवर्धन का परिवार बहुत सालों से यहाँ पे सोने की माइनिंग कर रहा है और आसपास के गांव के लोगों को अपने फ्री के मजदूरों की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत साल बाद कुछ लोग अपने खुद के गलत इरादे पूरे करने के लिए इस सूर्यवर्धन और उसके परिवार को हटाने की कोशिश करते हैं। इस समय सूर्यवर्धन के परिवार में जिसने केजीएफ की कमांड संभाली हुई है उसका नाम है गरुड़ा। गरुड़ा सूर्यवर्धन का बड़ा बेटा है और उसको मारने के लिए ये लोग केजीएफ माइंस में भेजते हैं रॉकी को। रॉकी एक्चुअली में इस फिल्म का एंटी हीरो है, पर हमारे लिए वो हीरो भी है। मुंबई की छोटी मोटी गलियों में रहने वाला एक गुंडा रॉकी बचपन से सपने सजाता है कि उसे दुनिया पर राज करना है। इसलिए जैसे ही उसे केजीएफ जाने का मौका मिलता है वो तुरंत हाँ भर देता है और वहाँ जाके धीरे धीरे इस केजीएफ को जानना शुरू करता है। धीरे धीरे यहाँ के जो मजदूर वहाँ पे फंसे हुए थे, आसपास के गांव वाले थे, उनको अपनी तरफ मिलाना शुरू कर देता है। और एंड में गरुड़ा द्वारा आयोजित काली माँ के पूजन में ही गरुड़ा की मुंडी उड़ा के सब लोगों को अपनी ओर कर लेता है। और यहीं पे हमारी केजीएफ चैप्टर 1 खत्म हो जाती है। केजीएफ की स्टोरी हमारा एक राइटर सुना रहा है जो कि बहुत बुजुर्ग हो चुका है। उसने ये स्टोरी जवानी में लिखी थी और वो ये स्टोरी सब तक पहुंचाना चाहता था, लेकिन उस टाइम की प्राइम मिनिस्टर ने केजीएफ का नाम मेंशन होने से भी रोक दिया था, इसलिए इसके द्वारा लिखी गई बुक कभी पब्लिश नहीं हो पाई थी। अब ये स्टोरी ये एक न्यूज़ चैनल को सुना रहा होता है। केजीएफ 1 की स्टोरी यही सुनाता है। हमारी केजीएफ 2 की स्टोरी इसी रिपोर्टर का बेटा सुनाता है। ये रिपोर्टर का बेटा अपने फादर को बिल्कुल नहीं पसंद करता क्योंकि उसके हिसाब से उसके पिता ने पूरी जिंदगी इस बुक में व्यर्थ कर दी, जो कि शायद झूठ है, और कभी भी उस पर ध्यान नहीं दिया जितना कि पिता को अपने बेटे पे देना चाहिए था। अब केजीएफ 2 की स्टोरी कुछ इस प्रकार से है कि ये रॉकी यहाँ इन गरीब मजदूरों और गांव वालों की मदद से इनका डॉन बन जाता है और धीरे धीरे यहाँ पे खुद से अपनी माइनिंग स्टार्ट करवा देता है। जहाँ पहले एक माइन थी वहाँ धीरे धीरे करके एक दो 9 माइनें खड़ी कर देता है। रॉकी का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, वो है दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन के दुनिया को अपनी काबू में करना, क्योंकि ऐसा वचन उसने अपनी मरी हुई माँ को दिया था। जिन लोगों ने रॉकी को केजीएफ में सूर्यवर्धन और उसकी फैमिली को मिटाने के लिए भेजा था, अब वो लोग रॉकी के हाथों केजीएफ को लुटता देख के सोचने लगते हैं कि ये हमने भेड़ की खाल में एक भेड़िए को जंगल में छोड़ दिया है। जिस केजीएफ को वो लोग मिलके हथियाना चाहते थे, अब रॉकी उनके हाथ से इस सारे सोने को अपनी ओर खींच रहा था। ये रॉकी को धमकी देते हैं कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, वरना वो एक और रॉकी खड़ा कर सकते हैं। रॉकी इनकी बातों को इग्नोर मारता है और उन्हीं में से किसी एक की बेटी को अपनी गर्लफ्रेंड बना के अपने साथ केजीएफ ले जाता है। उसकी गर्लफ्रेंड रीना एक्चुअली में सूर्यवर्धन के एक पार्टनर की बेटी है और वो अनविलिंगली उसके साथ केजीएफ आई थी। यहाँ आती है तो सब लोगों को रॉकी 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 करता देख के उसे गुस्सा आने लगता है और एक दिन वो छोटे बच्चों पे चिल्ला पड़ती कि क्या हर टाइम रॉकी रॉकी करते रहते हो। अब ये बच्चे उसे समझाते हैं कि क्यों रॉकी उनके लिए भगवान के समान है, कैसे उसने इन सब को सूर्यवर्धन और उसकी फैमिली के अत्याचारों से बचाया है, कैसे उन्हें आज़ादी दी है। केजीएफ 1 की स्टोरी शॉर्ट में यहाँ पे दिखाई गई है। सिर्फ इम्पॉर्टेंट सीन्स को यहाँ पे बताया गया कि कैसे केजीएफ में रॉकी के आने के बाद बदलाव आने शुरू हो गए थे। धीरे धीरे रीना हमारे हीरो रॉकी को पसंद करना शुरू कर देती है, पर फिर भी लिटरली कुछ ऐसा शो नहीं करती कि हाँ वो उसे पसंद करने लगी है। रॉकी ना सिर्फ केजीएफ के लोगों को
काम पे लगा रहा था बल्कि केजीएफ को मजबूत भी बना रहा था। लेकिन उसके रास्ते में रोड़ा बन के आ जाता है गरुड़ा का चाचा अधीरा। अधीरा रॉकी के गार्ड्स को मार देता है और उसके सोने से भरे ट्रक्स जो कि माइनिंग के बाद सोना लेके रिफाइनरी तक जा रहे थे उनको रोक देता है और उन ट्रक्स में उसी के सिपाहियों की लाशें भर के वापस केजीएफ भिजवा देता है। जब रॉकी अधीरा से लड़ने आता है तो वो अधीरा उसे गोली मार देता है और ये कह के छोड़ देता है, जा बच्चे तेरे को एक और मौका दिए जीने का। रॉकी को बहुत गुस्सा आता है और धीरे धीरे वो प्लान बनाने लगता है कि कैसे अधीरा और अपने बाकी के दुश्मनों से बदला लिया जाए। एक दिन अचानक से रॉकी केजीएफ का सारा पैसा और सोना लेके दुबई चला जाता है। सभी लोगों को लगता है कि रॉकी डर के मारे भाग रहा है। अधीरा खुश होता है, रॉकी के बाकी दुश्मन खुश होते हैं और हमें एज अ व्यूअर भी लगने लगता है कि शायद रॉकी सच में केजीएफ को छोड़ के बुरे हाल में जा रहा है। ना सिर्फ रॉकी के दुश्मनों को बल्कि केजीएफ में जो लोग उससे आस लगाए बैठे थे उनको भी ऐसा लगने लगता है कि रॉकी शायद अब उनको छोड़ के जा रहा है। दुबई में रॉकी जाके इनायत खलील नाम के एक गैंगस्टर से मिलता है, एक बहुत बड़े डॉन से मिलता है। इनायत खलील इंडिया में और अफ्रीका में सोने का बिजनेस करता है और हथियारों का बिजनेस करता है। रॉकी उसके सामने एक डील की पेशकश रखता है कि मैं तुम्हारा सोना सारा इंडिया से पास कराऊंगा। इस पे इनायत खलील कहता है कि मेरे पास ऑलरेडी लोग हैं जो एक काम तुमसे पहले से करते आ रहे हैं, तो मैं क्यों तुम्हें चांस दूं। रॉकी ये बात सुन के इनायत खलील के गार्ड्स के पास जो गन थी उसे देख के बड़ा सरप्राइज होता है और गार्ड से गन मांगता है। गार्ड उसे गन दे देता है। उस गन का नाम पूछने पे वो गार्ड बताता है कि इसका नाम है कलाशनिकॉव AK-47। रॉकी उस गन को काफी एडमायर करता है और तभी इनायत खलील का फोन बजता है। फोन उठाने पे इनायत खलील को पता लगता है कि जितने भी पार्टनर्स होने की वो धमकी रॉकी को दे रहा था उन सभी को रॉकी ने एक्चुअली में मरवा दिया है और अब अगला नंबर उसका है। ये सुनते ही इनायत खलील के हाथ से फोन गिर जाता है और रॉकी अपनी गन इनायत खलील की तरफ तान लेता है। दोनों मिलके एक डील साइन करते हैं और रॉकी अब इंडिया में उसका इकलौता सोने का डीलर बन जाता है। इनायत खलील से हथियार लेके रॉकी अधीरा पे अटैक बोल देता है और उसके काफी लोगों को मार देता है और अधीरा को भी घायल कर देता है। रॉकी का बिजनेस वापस स्टार्ट हो जाता है, उसके ट्रक्स वापस रिफाइनरी तक जाना स्टार्ट हो जाते हैं जहां पे सोने के टुकड़ों को ईंट में बदलना जाना शुरू हो जाता है। सीबीआई की एक ब्रांच भी रॉकी के पीछे पड़ी थी और वो पूरी कोशिश कर रही होती है रेड मार के कि रॉकी को पकड़ा जा सके, उसका इलीगल सोने के धंधे को पकड़ा जा सके, लेकिन हर बार वो नाकामयाब हो जाते हैं। एक दिन उन्हें एक रेड के दौरान इकलौता सोने का बिस्किट मिलता है। जब रॉकी को ये बात पता लगती है वो हथियारों का निरीक्षण कर रहा होता है, देख रहा होता है कौन कौन से नए हथियार मार्केट में आए हैं। एक डीलर उसके पास हथियार लेके आया होता है बड़े बड़े, और जब उसे एक खबर मिलती है कि सीबीआई वाले उससे एक सोने का टुकड़ा ले गए हैं वो तुरंत नए हथियार लेके पुलिस स्टेशन की तरफ निकल पड़ता है। पुलिस स्टेशन पहुंचने पर रॉकी अंदर जाता है और वहां पे सिर्फ हाथ फैला के डिमांड करता है कि मेरे सोने का बिस्किट मेरे को दे दो। जब सबको पता लगता है कि रॉकी खुद वहां पे आ गया, सबके पसीने छूट जाते हैं, डर के मारे सब लोग बेहाल हो जाते हैं और जल्दी जल्दी से उसको वो सोने का टुकड़ा लाके दे देते हैं। सोने का टुकड़ा मिलने के बाद रॉकी पलट के वापस चला जाता है और सबकी सांस में सांस आ जाती है। लेकिन जैसे ही रॉकी गाड़ी के पास पहुंचता है वो गाड़ी की डिक्की खोलता है और उसमें से हथियार निकालता है, हैवी मशीन गन। रॉकी हैवी मशीन गन को लोड करता है और पुलिस स्टेशन पे तब तक गोलियां चलाता है जब तक कि मशीन गन का बैरल लाल नहीं हो जाता। स्टाइल मारते हुए रॉकी अपनी सिगरेट इसी बैरल से जलाता है और वहां से चला जाता है। हैरानी की बात है कि पुलिस स्टेशन में किसी को भी गोली नहीं लगी होती है, सब लोग छुपे हुए होते हैं, लेकिन पुलिस स्टेशन के हाल बदहाल हो चुके होते हैं, उनकी अधिकतर गाड़ियां फट चुकी होती हैं और बिल्डिंग के भी चिथड़े उड़ चुके होते हैं। इधर इलेक्शंस के दौरान नई पीएम सेलेक्ट हो जाती है जिनका नाम है रमिका सेन। पीएम बनने के बाद भी रमिका सेन रॉकी पे इतना ध्यान नहीं देती हैं, वो सोचते एक छोटा मोटा गैंगस्टर है, डॉन है, स्मगलर है, इस पे क्या ध्यान देना। लेकिन सीबीआई स्क्वाड का हेड रमिका सेन का ध्यान रॉकी के सोने पे लेके आता है कि रॉकी के पास इंडिया का सबसे बड़ा या दुनिया का सबसे बड़ा सोने का खजाना मौजूद है। इससे पहले रमिका सेन कोई डिसीजन ले पाती, रॉकी उनसे मिलने पीएम ऑफिस पहुंच जाता है। पीएम ऑफिस पहुंच के रॉकी खुद अपनी फाइल उनके सामने पेश करता और कहता है, मैडम जी मैं आपके सामने सरेंडर करना चाहता हूँ, ये रहे मेरे सारे दस्तावेज जिसमें मेरा प्रूफ है कि हाँ मैं सोने की स्मगलिंग करता हूँ और किस किस को कहाँ कहाँ मैंने रिश्वत दी है वो सारा प्रूफ
इस फाइल के अंदर है, प्लीज अरेस्ट मी, मैं सुधरना चाहता हूँ। ये सुन के पीएम साहिबा के साथ खड़े सारे नेताओं के पसीने छूट जाते हैं और वो मैडम जी का हाथ रोक देते हैं। वो उन्हें बताते हैं कि रॉकी एक्चुअली में पार्टी फंड में भी पैसा डालता है और ये पैसा स्मगलिंग से ही आया ऑब्वियसली, और अगर वो उसके खिलाफ केस करेंगी तो उनकी पार्टी भी इस सिकंजे में फंस जाएगी और शायद उनकी सरकार गिर जाए। ऐसा सुनकर रमिका सेन कुछ नहीं कर पाती और रॉकी बहुत टशन के साथ वहां से चला जाता है। बड़े दिनों से केजीएफ में सोने के अलावा एक और चीज की खुदाई हो रही होती है। काफी दिनों से रॉकी किसी चीज की तलाश में होता है और अचानक से उसे वो चीज मिल जाती है, उसकी माँ की अस्थियां। यहाँ हमें पता लगता है कि रॉकी एक्चुअली में यहीं के आसपास के गांवों से आया था और उसकी माँ की अस्थियां अब भी केजीएफ में ही दफन थी। उसकी माँ की अस्थियों को बाहर निकाल के रॉकी उनकी एक समाधि बनवाता है और उसके बाद रॉकी के गुंडे आसपास के गांवों में एक आदमी को तलाश करने लगते हैं। ये आदमी एक नशेड़ी है, एक पियक्कड़ है। इसे जब पकड़ के लाते हैं तो रॉकी इसे सिर्फ एक बात बोलता है कि तुम्हें जितनी दारू पीनी है वो मिलेगी, लेकिन बस एक काम करना है, इस समाधि का तुम्हें ध्यान रखना है, इसे साफ सुथरा रखना है। जब रॉकी वहां से कह के जाने लगता है तो बाकी के लोग उससे पूछते हैं कि तुम्हें यही आदमी क्यों चाहिए था, क्या खास है यहाँ पे। तो रॉकी बताता है ये आदमी और कोई नहीं, मेरा बाप है। इसने कभी जीते जी मेरी और मेरी माँ की कदर नहीं करी, कम से कम उसके मरने के बाद उसकी समाधि की तो फिक्र करे। ऐसा कह के रॉकी वहां से चला जाता है। ये सुन के रीमा का दिल रॉकी के लिए पिघल जाता है और रीमा पूरी तरह से रॉकी के प्यार में पड़ जाती है। दोनों मिलके शादी कर लेते हैं और कुछ समय बाद रीना प्रेग्नेंट हो जाती है। यहाँ रॉकी के दुश्मन बड़े दिनों से प्लान कर रहे होते हैं कि किस तरह से रॉकी को केजीएफ की कुर्सी से हटाया जाए और खुद कैसे केजीएफ पे कब्जा किया जाए। गुरु पांड्यन नाम का एक कैरेक्टर है यहाँ पे, जो कि रमिका सिंह का अपोनेंट है, वो ऑपोजिशन का हेड है और रमिका सिंह से पहले उसी की सरकार थी। वो रॉकी से मिलने आता है तो उसे पता लगता है कि माइन नंबर 3 में अब सोना खत्म हो चुका है और रॉकी उसे बंद करवाना चाहता है। ये जानकारी वो अधीरा और बाकी के दुश्मनों को पास कर देता है। अधीरा इस जानकारी का फायदा उठा के रॉकी पे असॉल्ट कर देता है। अटैक एकदम से अचानक से होता है, चारों तरफ से रॉकी के दुश्मन केजीएफ पे अटैक कर देते हैं और इस गोलाबारी में रीना मारी जाती है। रीना के साथ साथ रॉकी का अजन्मा बच्चा भी मारा जाता है। रीना और अपने बच्चे को मरता हुआ देख के रॉकी बौखला उठता है, वो पागल हो जाता है और गुस्से में अधीरा पे अटैक कर देता है। अधीरा और रॉकी की यहाँ पे बहुत बड़ी फाइट है जिसमें अधीरा की खूब जम के पिटाई होती है, रॉकी भी खूब पिटता है, लेकिन एंड में अधीरा मारा जाता है। अधीरा के अलावा रॉकी एक एक करके अपने सभी दुश्मनों को मार डालता है। उसके बाद रॉकी AK-47 उठा के सीधा पार्लियामेंट पहुंच जाता है। पार्लियामेंट पहुंचते ही सबको लगता है शायद ये रमिका सेन को मारने आया है, लेकिन रॉकी अपनी AK-47 से गुरु पांड्यन को भून देता है, क्योंकि उसे पक्का यकीन होता है कि ये जानकारी कि माइन नंबर 3 अब बंद हो गई है गुरु पांड्यन ने ही अधीरा को दी होगी। गुरु पांड्यन के मरने के बाद रॉकी वापस केजीएफ आ जाता है और अब उसका सोने में इंटरेस्ट खत्म हो चुका है, अब उसका जीने में इंटरेस्ट खत्म हो चुका है, वो मरना चाहता है। गुरु पांड्यन की डेथ के बाद रमिका सेन को बहाना मिल जाता है रॉकी पे अटैक करने का और वो सारे मिलिट्री, एयरफोर्स और नेवी को पावर दे देती है कि वो केजीएफ पे जाके अटैक करें, रॉकी और उसकी सेना को मार गिराएं। जब मिलिट्री फोर्सेस केजीएफ पहुंचती हैं तो वो देखती हैं वहां पे सिर्फ सिविलियंस हैं जो कि केजीएफ को खाली कर रहे होते हैं। ना रॉकी ना ही सोने का वहां पे कोई नामो निशान होता है। ऐसा सुन के रमिका सेन शॉक्ड हो जाती हैं, लेकिन तभी नेवल कमांड से उनके पास कॉल आता है और नेवी उन्हें बताती है कि रॉकी एक्चुअली में इंडियन ओशियन में एक शिप के ऊपर है, जहां पे सारा सोना उसकी शिप के ऊपर ही होता है। रॉकी पकड़े नहीं जाना चाहता है, इसलिए उसने ये इन्फॉर्मेशन ना सिर्फ इंडियन नेवी को दी होती है बल्कि अमेरिकन और इंडोनेशियन नेवी को भी दी होती है, और वो भी इस सोने को हथियाने के लिए इंडियन ओशियन में रॉकी की तरफ बढ़ रहे होते हैं। इससे पहले अमेरिकन और इंडोनेशियन शिप्स रॉकी तक पहुंच पाए, रमिका सेन फायर करने का ऑर्डर दे देती हैं और नेवल फोर्सेस अटैक कर देती हैं रॉकी के ऊपर। मूवी के एंड में इस अटैक के बाद रॉकी को इस सारे सोने के साथ इंडियन ओशन में डूबते हुए दिखाया गया है और जैसा कि रॉकी पहले कहता था, वो सारा सोना खुद अपने साथ ही समुद्र की गहराइयों में ले जाता है। मूवी में रॉकी का रोल प्ले किया है यश ने, और मैं सच बताऊं तो केजीएफ से पहले मैंने कभी यश पे इतना ध्यान नहीं दिया था। इनका असली नाम नवीन है
और ये यशवर्धन के नाम से भी जाने जाते हैं, लेकिन लिटरली सच में मैंने केजीएफ से पहले कभी किसी मूवी में इनको नहीं देखा था। मुझे लगता है मेरे अलावा ऐसे बहुत से लोग होंगे जो यश को नहीं जानते होंगे केजीएफ से पहले, लेकिन केजीएफ एक ऐसा रोल है इनके लिए लाइफ चेंजिंग, जिससे पूरा इंडिया इनको जानने लगा है। अधीरा का रोल प्ले किया है संजय दत्त ने। संजय दत्त का जो इस मूवी में लुक है वो काफ़ी हद तक वाइकिंग्स से इंस्पायर्ड है। अगर आप वाइकिंग्स के बारे में नहीं जानते हैं तो आई थिंक हिस्ट्री चैनल का वाइकिंग्स टीवी सीरीज आपको ज़रूर देखना चाहिए। काफ़ी हद तक आप देख के पहचान पाएंगे कि जो लुक्स इंस्पायर्ड हैं वो इन वाइकिंग से इंस्पायर्ड हैं। काफ़ी हद तक संजय दत्त वाइकिंग जैसे लग रहे हैं, और इस मूवी में वो खुद कहते भी हैं कि उनकी जो सोच है वो वाइकिंग से इंस्पायर्ड है कि मारो या मरो, लोगों को डरा के उनसे काम करवाओ। रमिका सेन का रोल किया है रवीना टंडन ने, और आप काफ़ी हद तक मान सकते हैं कि शायद ये रोल इंदिरा गांधी से इंस्पायर्ड है। एग्जैक्टली तो नहीं कहूँगा क्योंकि हेयर स्टाइल वैसा नहीं है, लेकिन बोलने का तरीका और एटीट्यूड जो है वो इंदिरा गांधी वाला मेंटेन किया गया है। टाइम पीरियड भी देखा जाए तो इंदिरा गांधी की पावर वाला टाइम पीरियड है। ऐसा कहा जा रहा है कि शायद KGF 3 भी बनेगी, कुछ लोगों को ऐसा लगता है। मुझे नहीं पता कि ऐसा सच में है या नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या ऐसा होगा? क्या KGF 3 बनेगी? वैसे तो मुश्किल है, पर जिस हिसाब से KGF ने बाकी सभी मूवीज़ के अब तक के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, शायद मेकर्स KGF 3 ज़रूर बनाए। KGF ने फर्स्ट 3 डेज में 100 करोड़ का पारा पार कर लिया था, और 1000 करोड़ की तरफ KGF अब बढ़ रही है। तो शायद KGF के मेकर्स KGF 3 बनाना ज़रूरी समझें कि आखिर इस सोने का क्या हुआ। क्या रॉकी सच में मारा गया? क्या वो इंटरनेशनल डॉन बन पाएगा? इसके लिए अब हमें KGF 3 का इंतज़ार करना पड़ेगा। अन्ना के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मेरी वीडियोस लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।